चलिए हेडिंग डालिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन CTRM। मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसका ये सेंटर ऑफ मास है और उसकी वेलोसिटी है v, आगे चल रहा है और ओमेगा से घूम भी रहा है। हमें इस बॉडी का मास मान लीजिए m। इस बॉडी का किसी पॉइंट O के अबाउट, किसी पॉइंट O के अबाउट क्या चाहिए? एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। तो ये बॉडी चल भी रही है ऐसा v वेलोसिटी से, चल भी रही है और घूम भी रही है ओमेगा से, रिजिड बॉडी जैसे घूमती है ओमेगा से। ठीक है, तो वही इसका भी वही एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वही इस तरीका है। बाकी कैसे लिखेंगे? m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, और v किसकी? सेंटर ऑफ मास की, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। r वेक्टर क्या है? जिस पॉइंट के अबाउट आप एक्स स्क्वायर पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है, वहां से वेक्टर स्टार्ट कहां से होगा? जिसके अबाउट लिखना है, खत्म कहां पे होगा? सेंटर ऑफ मास पर। ये है आर वेक्टर, सेंटर ऑफ मास पे ही जाएगा ये। किस पे जाएगा? ध्यान रखें, सेंटर ऑफ मास पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें वेलोसिटी सेंटर मास की चाहिए, जहां जिस पॉइंट की वेलोसिटी थी वहीं से आर वेक्टर हो। फोर्स भी तो वहीं से लगाते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहीं तक का होता है आर वेक्टर। फिर एम आर क्रॉस भी पढ़ा था, वहां पे भी यही पढ़ा था, है ना? प्लस ICOM इंटू ओमेगा वेक्टर। भाई कोई बॉडी जब घूमती होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं? आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। यहाँ पे हम सब कुछ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की, और फिर बाद में आई ओमेगा का टर्म भी सेंटर ऑफ मास पे। तो जब इस केस में CTRM एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं तो दोनों टर्म आएंगे। इस टर्म को अलग सोचना है, इस टर्म को अलग सोचना है। ऐसा नहीं है कि अगर ये टर्म प्लस में आएगा तो ये भी प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा तो ये भी माइनस में आएगा। ऐसा नहीं है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस हो सकता है। तो इन दोनों की डायरेक्शन इंडिविजुअल सोचे। इसकी डायरेक्शन कैसे सोचेंगे? आर क्रॉस बी या आर वेक्टर रॉड मानते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन देख के रॉड को घुमाएंगे। रॉड तो है ही नहीं सर, वो तो आपको पता है, आर को अपन रॉड मान लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देख के डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्शन कौन बताएगा? ओमेगा। जो भी डायरेक्शन ओमेगा की होगी वही डायरेक्शन होगी। ठीक है क्या? ये तो क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इन CTR। अब अगर आपको लीनियर मोमेंटम लिखना है बॉडी का CTRM में, तो आप क्या लिखेंगे? लीनियर मोमेंटम लिखना है अगर, तो क्या लिखेंगे? अरे लीनियर मोमेंटम का तो सिंपल है, m टोटल VCOM, बस इतना ही। m टोटल VCOM। तो अगर मैं, देखो पूरी फिजिक्स आपकी आंखों के सामने से गुजरने वाली है, अब खत्म हो रहा है सब, बस मैकेनिक्स खत्म है, बस ये लास्ट टॉपिक है, यही तो लास्ट है, एंगुलर मोमेंटम। हाँ, इसमें ही तो आ जाएंगे सब, कोलिजन वोलिजन ये वो सब आ जाएगा इसमें। अरे मोमेंटम के बाद ही तो रोटेशन स्टार्ट किया था, कोलिजन के बाद ही तो मोमेंटम स्टार्ट, कोलिजन के बाद ही तो रोटेशन स्टार्ट किया था। कोलिजन क्या था? मोमेंटम कंजर्वेशन। अरे हाँ ना। चलिए, तो अगर नोट डाला जाए, और जैसा कि मैंने ऐसी समरी आपको एंगुलर मोमेंटम इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन जब पढ़ाया था तब भी बनाई थी, तो आपके पास टोटल चार मोमेंटम के फॉर्मूले थे, जिनमें से दो लीनियर थे, दो एंगुलर थे। अभी एक और एंगुलर है। कैसे बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं P बराबर mv वेक्टर। किसके लिए लगता है ये? हाँ, लीनियर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास। अरे हाँ कि ना। और फिर सिस्टम के लिए क्या लगता है?
एम टोटल वी सी एम। ये दोनों तो किसके लिए हो गए? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, या यूं कह दूं लीनियर मोमेंटम हो गए, लीनियर मोमेंटम। आपको भी ये बात पता लग गई कि ट्रांसलेशनल मोशन जरूरी नहीं है, इस बॉडी का भी लीनियर मोमेंटम लिखा जा सकता है। कोई अगर एक्सिस के आउट घूम रही है, उसका भी लीनियर मोमेंटम लिखा जा सकता है, उसके लिए सीधे चलना ही जरूरी नहीं है। लीनियर मोमेंटम लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल। समझ में आई की बात? फिर आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा पार्टिकल का, एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये वेलोसिटी वगैरह सब एक पार्टिकल के लिए होती थी। अरे हाँ ना। तो एल अबाउट पॉइंट ओ, पार्टिकल की कोई पार्टिकल, इसका वेलोसिटी, उसका एंगुलर मोमेंटम लिखा, वो चल रहा है, एंगुलर मोमेंटम। फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आया था? आई ए ओ आर इंटू ओमेगा। ये हमने कहाँ पढ़े थे? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। बेसिकली फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन तो ये है, ये यहाँ तो रोटेशन थोड़ी हो रहा था, यहाँ तो एक पार्टिकल चल रहा था, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से लिखा जाए। तो ये है आपका फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। और ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऐसा है। ये लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का है, ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में सिस्टम ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम है, जो डेराइव, इसी को डेराइव करके ये आता है। डेराइव मतलब इसी को लाखों पार्टिकल्स के लिए लगाते हैं, पर वो सारे पार्टिकल्स एक एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। तो हम सभी में v की जगह ओमेगा आर वन, ओमेगा आर टू, ओमेगा थ्री रखते हैं, और ये हमारा बन जाता है। इसी से ये आया है। ये पार्टिकल्स के लिए है, ये पूरे रिजिड बॉडी के लिए है, रोटेटिंग रिजिड बॉडी। मतलब लिख दिया, ठीक है। और अब फाइनल, फाइनल में एंगुलर मोमेंटम लिखना सीख रहे हो। ओके अबाउट कोई पॉइंट हो या एक्सिस हो, क्या लिख रहे हो? एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, वी क्या है? सेंटर ऑफ मास, प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। ये किसके लिए है? इन सीटीआरएम में इसका यूज करेंगे आप, जब ऑब्जेक्ट सीटीआरएम में होगा तब इसका यूज करेंगे। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर क्या है? यहाँ पे जो वी होता था वो पार्टिकल का होता था, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक सिस्टम बन गया ना पूरा, रिजिड बॉडी जो सीटीआरएम है। वी किसका लिखना है? सेंटर ऑफ मास का लिखना है। और यहाँ पे आई किसके आउट आता था, पर यहाँ किसके आउट आएगा? सेंटर ऑफ मास। सीटीआरएम में ये है, ये पूरी कहानी है। तो ये इक्वेशन यूज होती है बस फिजिक्स में। अगर ऐसे ही हम एक समरी बना ले काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी में तो कुछ भी नहीं है। कैसे? देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल सिग्मा ऑफ हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, सब जितनी है सबकी जोड़ दो। अच्छा, काइनेटिक, ये तो दो किसकी हो गई? लीनियर वाली। अब एक, अगर आपको फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन देखना हो तो काइनेटिक एनर्जी इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, सुनना, देखना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई किसके अबाउट? ए ओ आर का। पर आपको याद है इसका डेरिवेशन? इसी से आया था, इसी को ओपन, इसी को अपन ने लाखों पार्टिकल्स के लिए लगा दिया था, इसी को जोड़ दिया तो ये आ गया था। मतलब कुछ भी नहीं, यही करा है, बस सारे के सारे पार्टिकल एक एक्सिस पे घूम रहे होते हैं, तो स्पेशल बन जाता है। अरे हाँ। और सीटीआरएम में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सीटीआरएम हाफ एम टोटल वी सी एम का स्क्वायर, हाफ सी ओ एम ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कितने फॉर्मूले हैं? एक, दो, तीन, चार। इसमें कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच। ज्यादा अंतर तो नहीं है वैसे, नहीं है। यहाँ पे ना पांच अलग अलग तरीके के हैं, यहाँ पे चारों ही सेम है, गौर से देखो तो। और मजे की बात, इधर आपको डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना पड़ता, सबसे इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ही प्लस होती है।
और स्केलर क्वांटिटी होती है। पर यहाँ पे आपको डायरेक्शंस लिखनी पड़ती हैं जो कठिन है। कठिन मतलब दिमाग लगता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। पर जब भी एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो आपको सोचना पड़ता है कि हाँ डायरेक्शन ऐसे वैसे वैसे वैसे। अरे ठीक है क्या? तो अगर आप देखो पूरी फिजिक्स में अब तक क्या क्या आपने पढ़ा स्टार्टिंग से एंड तक, गौर से मोटा मोटा आपने पढ़ा एफ नेट बराबर एम ए, आपने पढ़ी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। एम जी एच सेंटर में उसको मतलब ही नहीं किसी से कौन कैसे घूम रहा है, चल रहा है, उचक रहा है, क्या कर रहा है। उसको तो ये मतलब है रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, एम जी एच सेंटर ऑफ मास। सभी तरह की पोटेंशियल एनर्जी ऐसी ही है। स्प्रिंग वाले को भी उसको कोई मतलब नहीं कि स्प्रिंग को तुम घुमा रहे हो कि क्या कर रहे हो। स्प्रिंग खिंची हुई है, अगर स्प्रिंग खिंची हुई है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग दबी हुई है तो हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो जितनी इलोंगेटेड है हाफ के एक्स स्क्वायर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, या जितनी कंप्रेस्ड है हाफ के एक्स स्क्वायर उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एम जी एस सेंटर ऑफ मास, बस दो ही अभी तो आपके है ना। अभी ग्रेविटी इसके बाद और पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तब मजा आएगा। तब एम जी एस सेंटर ऑफ मास नहीं रहेगा, तब खतरनाक हो जाएगा मामला। ठीक है, अभी तक तो क्या है, एम जी एच सेंटर ऑफ मास। स्प्रिंग की तो हाफ के एक्स स्क्वायर ही रहेगी, उसमें कुछ नहीं करने वाले वैसे ज्यादा खास। अच्छा, अब एफ नेट बराबर एम ए कब लगाना है, जब एक्सेशन पूछ ले। वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाते हैं, जब फाइनल वेलोसिटी पूछे या किसी का वर्क डन पूछे, है पूछे ना, या फाइनल वेलोसिटी पूछे कि यहां से छोड़ दिया बताओ क्या होगा, तब ये बोले सर अगर फाइनल वेलोसिटी पूछी तो ऐसे भी तो जा सकते हैं, एफ नेट बराबर एम ए लगा तो एक्सलेशन आ गया, फिर एक्सलेशन से वेलोसिटी निकाल लो। हाँ कल करके दिखाया, दो तरीके से करके दिखाया था ना छोड़ने वाला। पर आसान क्यों हो गया था, पहले एक्सलेशन फिर वेलोसिटी, क्योंकि एक्सलेशन कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट आ गया तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली, नहीं तो अदरवाइज इंटीग्रेट कर देते। और कई बार इंटीग्रेशन बहुत अजीब से जाता है, इंटीग्रेशन बनाना अजीब से जाता है पहले तो, और फिर करना भी अजीब से जाता है। तो हम जब भी फाइनल वेलोसिटी कुछ निकालना होता है तो हम एनर्जी थ्योरम प्रेफर करते हैं। फिर चाहे वो एनर्जी कंजर्वेशन वाली हो या वर्किंग थ्योरम हो, दोनों में से जो लग जाए, जो समझ में आ जाए लगा दो। ठीक। पर एमजी के वर्क डन लिखते समय आप कोशिश करें कि आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से ही लिखें, क्यों क्यों फालतू में अपन ना दिमाग लगाए। हाँ लेकिन अगर एमजी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो ठीक है लगा दो। अब चेन वेन वाला आ जाता है, कई बार अपन चेन ऊपर ले गए तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखना ज्यादा आसान होता है। समझ गए क्या? फिर क्या सीखा, ये सीखा ये मोमेंटम कंजर्वेशन। कोई कूद गया, गोली चल गई, कोलिजन हो गया, तो ये है जिंदाबाद। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दी। फिर क्या सीखा, टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो वो तो एफ बराबर एम ए जैसा ही है। कोई एक्सलेशन पूछ ले, एंगुलर एक्सलेशन पूछ ले, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा लगा दी। उससे भी हम वो कर सकते हैं कि टॉर्क बराबर आई अल्फा निकल लगा के अल्फा निकाला, अल्फा निकाल के आपको पूछ लिया जाए कि बताओ टी टाइम में कितना चलेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप अल्फा निकालो और इक्वेशन मोशन लगाओ। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशन मोशन लगाओ, नहीं है अल्फा कांस्टेंट तो इंटीग्रेट करो। ऐसा समझ में आ रही है बात आपको? फिर हमने सीखी इसकी काइनेटिक एनर्जी, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हाफ आई ओमेगा। उसके सवाल भी किए थे कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाया अपन ने। एक रॉड थी, रॉड को छोड़ दिया, नीचे आ गई। तो जैसे पहले लगा रहे थे एनर्जी कंजर्वेशन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये होगा। तो फाइनल वेलोसिटी केस में आपको एनर्जी कंजर्वेशन, चाहे फिर वो लीनियर में हो, मतलब वहां हो कि यहाँ हो, कहीं भी हो, फाइनल वेलोसिटी जब पूछी जाए तो दो लग सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी केस में या तो ये लगता है या ये लगता है। ये मतलब मोमेंटम वाले फॉर्मूले लगते हैं, कोई सा भी लगे, चाहे वो डिपेंड करता है मोशन कौन सा है, या एनर्जी वाले लगते हैं। पर इनमें पता कैसे लगता है, दोनों ही केस में आपसे पूछ जाएंगे फाइनल वेलोसिटी क्या है, आपको ये लगाना है कि ये। तो आप ऐसे सोचेंगे कि झटके से कुछ हो रहा है क्या, टक्कर खा के कुछ हो रहा है क्या, कूदने से कुछ हो रहा है क्या। जब ऐसे कूदते हैं, टक्कर लगती है, झटके लगते हैं, उस वक्त के वक्तन अपन नहीं लिख सकते, क्योंकि तब इंपल्सिव फोर्स आते हैं। उन फोर्सों को या तो पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड का या तो पता नहीं है, उनके वक्तन क्या खाक लिखेंगे। अरे हाँ कि ना। तो उस केस में हमें फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, हाँ एक बार फाइनल वेलोसिटी पता लग गई तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हम उन फोर्सेस का वर्क डन निकाल जरूर सकते हैं, जैसे हमने किए थे। ये बम फट गया, तो बताओ बम फटने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, आदमी कूदा,
तो जंपिंग प्रोसेस में उसने कितना काम किया। और वो हमने वर्क एनी थ्योरम लगा के फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाली, हमने पहले फाइनल वेलोसिटी निकाली मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के, और फिर उसकी मदद से वर्क डन निकाला वर्क इन थ्योरम लगा के। वर्क इन थ्योरम हमेशा लग सकती है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। वर्क इन थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग सकता भले से हर जगह, पर वर्क इन थ्योरम हर जगह लग सकती है। लेकिन हम नहीं लगा पाएंगे ना, कूदने की प्रोसेस का वर्क डन कहां से लाएंगे, कौन सा फोर्स लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वर्क इन थ्योरम लगा के कूदने का वर्क डन निकालेंगे, निकाला ही था अपन ने। समझ में आई के बाद फिर हमने ये सीखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन सीखा। उसके सवाल किया अपन ने, इसमें टक्कर वक्कर हो रही थी, वही सब हो रहा था, बस रॉड फिक्स थी, फिक्स के साथ हो रहा था। अरे हाँ कि नहीं? और फिर अंत में ये अभी करेंगे अपन। इस तरीके से आपको फिजिक्स पूरी हो गई। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, अब आपको क्या उसमें से, इतनी बड़ी फिजिक्स में से इतनी सारी चीजें, आपको क्या करना है ये आपको क्वेश्चन ही बताएगा। है एक्सेशन पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, ये हो गया कुछ हो गया फिर पूछा है। तो आपके दिमाग में से तीन चार क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, इस तरह के सवालों को ऐसे, इस तरह सवालों को ऐसे, जैसा मैंने भी बोल बोल के बताया कि इस तरह का सवाल दिखे तो वहां पे जानी चाहिए आपकी थॉट प्रोसेस। ठीक, बाकी और तो खैर प्रैक्टिस से ही आता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारे सवाल दिखने में एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही तो लगते हैं, आदमी चल रहा है भाग रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन फिर क्या सोचें क्या लगाएं, फिर वो सोच लिया उसके बाद फिर लगाना भी तो होता है, जो भी है। खैर, तो अगर बहुत गौर गौर से देख लें, एफ नेट बराबर एम ए, टॉर्क बराबर आई अल्फा, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, पूरी मैकेनिक्स है। अरे हाँ कि ना, एफ नेट बराबर एम ए, टॉर्क बराबर आई अल्फा, एंगुलर मोमेंटम के सारे फॉर्मूले, ये हमारी अभी तक की 5 महीने की मेहनत देखी आपके बोर्ड के साथ। समझ रहे हैं आपको, इतनी सी मेहनत करिए बनने, बस इन इक्वेशनों को लगाना सीखा है और कुछ भी नहीं किया है। तो जिनको ऐसा है कि यार कभी कुछ हो जाता है पता नहीं क्या, और ये वो, नहीं है कुछ भी। आप जरा थोड़ा ऊपर उठो और ऊपर से देखो दुनिया को, दुनिया छोटी सी दिखेगी, है ना। अरे नहीं दिखती क्या ऊपर सब छोटे छोटे दिखता ना, एरोप्लेन से, कि हाँ ठीक है, पूरा पूरा बॉम्बे ये रहा दिल्ली, दोनों दिख रहे हैं एक साथ, है। नीचे बैठते दिखता है कि अब गीता हुआ इतना दूर ऐसा। अरे हाँ ना, तो इसको आप ऊपर से देखा आपने पूरी फिजिक्स को, ऊपर से देखा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे एफ नेट बराबर एम और टॉर्क आई लिख दो तो पूरी फिजिक्स ही है फिर, अभी तक की जितनी पढ़ी है आपने। ठीक है भाई साहब, चलो तो फिर अब अगला काम क्या करूंगा बताओ मैं, कौन बताएगा। ये फॉर्मूला लिखवाने के बाद मैंने क्या कराया था, इस फॉर्मूले को लिखवाने के बाद मैंने क्वेश्चन कराए थे जिसमें आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखा था, लिखना सीखा था एंगुलर मोमेंटम, और फिर हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले हम सीटीआरएम में इस इक्वेशन फॉर्मूला जो भी है इसको लिखना सीखते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। क्या, और भाई साहब शतक होएगा क्या, नहीं हो पाएगा क्या, देखो देखो हो जाएगा, 4 पेज छोड़ देंगे, घर पे करने बोल देंगे तुमको, घर से करके लाना, एक बिगनर बॉक्स बोल देंगे घर पे कर कि कॉपी में करके लानी है, हो जाएगा। तो इसको आप मान लो कि डिस्क है, मास एम रेडियस आर की डिस्क, और ये वेलोसिटी वी नॉट या वी ले लो, हटाओ यार, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ले लो। ठीक है, हमें नहीं पता कि प्योर रोलिंग हो रही नहीं हो रही, हमने तो बोल दिया रोलिंग हो रही है, सीटीआरएम में तो है ना। अब आपके सामने कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं हम आपको, उनके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है। क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम। भाई अगर किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखना हो यही फॉर्मूले हैं, चाहे फिर वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो, चाहे सीटीआरएम हो, चाहे लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन ही क्यों ना हो,
तब भी लीनियर मोमेंटम लिखने के यही तरीके हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम लिखने के ये तरीके हैं। फिक्स, अगर पार्टिकल की बात करें, छोटे से चुनने से पार्टिकल की, तो ऐसे लिखने में आएगा। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में बात करें तो ऐसे लिखने में आएगा। सी थ्योरम बात करें तो ऐसे लिखने में आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट लिखा है, ओ के अबाउट, यहाँ लिख लेना एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। लेकिन आई किसके अबाउट लिखा है, ओ के अबाउट नहीं लिखा, सेंटर मास के अबाउट लिखा है। समझ में आई बात। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख के दिखाओ, बी के अबाउट लिख के दिखाओ, सेंटर सी के अबाउट लिख के दिखाओ, डी के अबाउट लिख के दिखाओ, ई के अबाउट लिख के दिखाओ। क्या सीखने को मिला कि वो पॉइंट जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है, जरूरी नहीं है कि बॉडी पे ही हो। बॉडी के अगर बाहर भी पॉइंट है, तब भी हम इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। ठीक है क्या? तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए बी सी डी ई। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट ए बी सी डी ई। चलिए सबसे पहले हम ए के अबाउट लिखते हैं ना। इन दोनों टर्म्स को अलग अलग सोचना है। इसको लिखो तो इस पे ध्यान मत दो, इसको लिखो तो इस पे ध्यान दो। यहाँ लिखा है मास ऑफ द बॉडी आर। आर कहां से स्टार्ट होता है, उस पॉइंट से जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है, और कहां तक जाता है, सेंटर ऑफ मास तक, और फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्रॉस करना है। क्रॉस करना है आर क्रॉस बी, तो चार वेरिएशन हो सकते हैं। वही आर क्रॉस बी, आर बी साइन थीटा, आर बी परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इनटू बी, जो ठीक लगे वो लगाना है। इसमें देखते हैं सबसे पहले, इसका मास एम है, ए के अबाउट लिखना है, सेंटर ऑफ मास ये है, आर वेक्टर ये होगा, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही है, तो आर बी परपेंडिकुलर बी हो जाएगा। रही बात डायरेक्शन की, तो आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा आर वेक्टर। हिंज कहां से मानेंगे, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, ए के अबाउट फाइंड करना है, तो ए से आप हिंज मान लोगे, और अगर वेलोसिटी उधर है तो कैसी घूमी रॉड, क्लॉकवाइज, तो माइनस, तो ये माइनस के कैप, प्लस आईसीएम अगर डिस्क है तो आईसीएम होगा एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा नॉट, दे रखा पता नहीं क्यों, ओमेगा भी ठीक था। ओमेगा कैसा है, क्लॉकवाइज। ओमेगा की डायरेक्शन देखना क्लॉकवाइज, तो माइनस के, ये माइनस के है। समझ में आई बात। मुझे बताओ बी के अबाउट क्या लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो कौन कौन ये सोच रहा है कि सर ये डिस्टेंस तो दो, ये डिस्टेंस तो दो, कुछ क्यों नहीं सोच रहे भाई। हम यहाँ पे यूज करेंगे एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी। उसमें क्या करते हैं, वेलोसिटी की लाइन को, लाइन ऑफ मोशन को एक्सटेंड करते हैं, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आर के बराबर ही आएगा। ये बन जाएगा एम आर वी। डायरेक्शन, यहाँ पे भी रॉड आर वेक्टर ऐसा ही है, आर वेक्टर ऐसा ही है, वेलोसिटी आगे घूमेगा ऐसे, तो माइनस के कैप हो जाएगा। और यहाँ का आंसर भी सेम आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा नॉट माइनस के कैप। सी के अबाउट बताइए क्या लिखूं। सी के अबाउट जब लिखूंगा तो सी की सेंटर मास से डिस्टेंस जीरो है, तो फर्स्ट वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप सी टी आर एम में सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, तो एम आर क्रॉस बी वाला टर्म हमेशा जीरो आएगा। और दूसरा वाला टर्म तो यही आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट माइनस के क्या। एल अबाउट डी लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए। ये आप लिख देखो, एल अबाउट डी, देखते कौन कौन सही बताता। इस बार आर वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा, डी से। आर वेक्टर ऐसे होगा, वेलोसिटी ऐसे होगी, तो ये क्लॉकवाइज के कैप, तो ये आ जाएगा एम आर बी प्लस के कैप प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा नॉट माइनस के कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ओमेगा की डायरेक्शन से डिसाइड होगी, इसकी डायरेक्शन आर से डिसाइड होगी, और यही के यही आंसर आ जाएगा ई पॉइंट के लिए। ऐसा आई बात थोड़ी थोड़ी समझ में, ठीक।
तो एक सॉलिड स्फीयर है, मास एम, रेडियस आर, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, बाहर सरफेस पर कोई पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए के अबाउट, इस पॉइंट ए के अबाउट सॉलिड स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। एनएफ रफ दिया है, प्योर रोल दिया है, तो फाइनल आंसर आप बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे वी और ओमेगा के बीच में रिलेशन भी होगा, तो वो निकाल लेना है। और ओमेगा नहीं दिया है, इसका मतलब आपको ओमेगा को वी के टर्म में निकाल के रखना पड़ेगा। सिर्फ इतना बोला है, एनएफ रफ है, वेलोसिटी आगे दी हुई है, ओमेगा नहीं दिया है लेकिन होगा जरूर, तभी तो एनएफ रफ का मतलब है सीटीआरएम कर रहा है ये। ए के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है, ए के अबाउट लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो एनएफ रफ के लिए प्योर रोलिंग कंडीशन क्या बनेगी, v बराबर ओमेगा। अगर वेलोसिटी ऐसे है, मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी आगे होगी, हमें प्योर रोलिंग चाहिए तो वेलोसिटी पीछे चाहिए। कौन कितनी चाहिए, ओमेगा आर। ओमेगा आर पीछे कब आएगा, ओमेगा आर पीछे तब आएगा जब ओमेगा क्लॉकवाइज होगा। ये बात ठीक है क्या, तो इससे पता लगे हमें बात कि ओमेगा क्लॉकवाइज ही होना पड़ेगा, तभी ये प्योर रोलिंग हो सकता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एम आर वी माइनस के कैप प्लस सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr² इंटू ओमेगा माइनस के कैप, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ही होगा। v की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, v अपॉन आर। एक आर से एक आर चला जाएगा, एम बी आर कॉमन आ जाएगा, 1 + 2/5 7/5 हो जाएगा, माइनस में एम आर वी के कैप, कुल मिला के माइनस में आएगा। इस तरीके से आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया पॉइंट ए के अबाउट इस बॉडी का। ऐसा समझ में आई बात, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि पूरी पूरी समझ में आई? और अगर बोले सर कि सीटीआरएम तो ये भी करता है, आपने लिखाया था, ऐसे पेन फाइट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई रॉड पड़ी हुई है, कोई रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पड़ी हुई है, पता है फ्री रॉड है। फ्री रॉड का मतलब समझते हो, मतलब ये कहीं पे हिंज नहीं है, पेन फाइट जैसी है। और अगर इसकी वेलोसिटी आगे वी नॉट और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो एक आध दो पॉइंट इसमें भी दे देते हैं हम, जिसमें आपको इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। एक तो हम दे देते हैं, क्या देते हैं, ए, एक देते हैं ये यहाँ पे बी, और एक सेंटर देते हैं सी। तो LA LB LC निकाल, ए के अबाउट, बी के अबाउट, सी के अबाउट करिए। बताइए, ए के अबाउट एम, टोटल लेंथ एल है तो L/2 इंटू वी नॉट माइनस के कैप प्लस ml² बाई 12 के ml²/3। क्यों ए के अबाउट लिख रहे हैं ना, तो ए के अबाउट तो आई ml²/3 होता है। किसके अबाउट लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, ए के अबाउट, तो आई कितना आना चाहिए, ml²/3 या ml²/12। अरे यहाँ तो हम ए के अबाउट इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि डिस्टेंस नहीं दी थी, या तो डिस्टेंस नहीं दी तो कैसे निकालते बताओ। अच्छा, तो यही आ जाएगा। बी के अबाउट, बी कहाँ गया, ऊपर गया, तो ये M L/2 बी नॉट, ये प्लस में के कैप आएगा, और ये ml²/12 ओमेगा नॉट माइनस में के कैप आएगा। सी के अबाउट, सी के अबाउट, सी के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये टर्म जीरो हो जाएगा और केवल ये वाला टर्म आ जाएगा, इस तरीके से। सही। तो आप सीटीआरएम का एंगुलर मोमेंटम लिखना सीख गए, तो हेडिंग डालिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इफ नेट टॉर्क
if net torque on a body, if net torque on a body in CTRM, in CTRM is 0 about an axis, then angular momentum, angular momentum will remain conserved, then angular momentum will remain conserved about that axis. जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होगा उस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपको सिर्फ सेंटर ऑफ मास के आउट ही करना है, किसी के अबाउट भी लिख सकते हैं ना एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम ए के अबाउट लिख दिया, बी के अबाउट लिख दिया, सी के अबाउट, किसी के अबाउट लिखो, बाहर पॉइंट है, ऊपर पॉइंट है, अंदर पॉइंट है, जो बस लिखना कैसे वो ध्यान रखना। ठीक है, ए बी सी किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, जिसके अबाउट भी टॉर्क सिस्टम पे जीरो हो जाए। सही, लिखो सवाल, क्वेश्चन लिखिए। फ्री रॉड kept on smooth horizontal surface, then find. Free rod kept on smooth horizontal surface, then find. आपको क्या लगता है टकराने के बाद इसमें कितने अननोन आपको दिखेंगे? फ्री रॉड का मतलब है एक्सेस नहीं है, ये फ्री घूमेगी। ठीक है ना? तो बताइए क्या लगता है कितने अननोन आ जाएंगे आफ्टर द इम्पैक्ट? नंबर ऑफ अननोन्स बताइए। 3 अननोन आ गए। तो इक्वेशन भी कितनी आनी चाहिए? अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन फिर भी क्या लगता है कौन कौन सी इक्वेशन बननी चाहिए थी? आपका दिमाग क्या कह रहा है कि 3 इक्वेशन कौन कौन, मतलब मैं ऐसे आपको बताना चाह रहा हूं, आपको क्वेश्चन को देख के अंदाजा लग जाएगा कितनी इक्वेशन आप सोच ले, टकराएंगे इतनी चीजें हैं तो इतने अननोन बनने चाहिए, इतने अननोन आएंगे तो इतनी इक्वेशन चाहिए, फिर आप हिसाब लगा लो, एक तो वहां से आ जाएगी, एक वहां से आ जाएगी। ऐसा, ऐसे करते सवाल। जब आप सवाल करोगे तो आपको ये बातें याद आएंगी। ठीक है, हिसाब किताब ऐसे लगता है। तो बताइए आपको 3 इक्वेशन आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ से आ जाएंगे? क्या? एक तो यही से आ जाएगी, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगी, और तीसरी, तीसरी 3 अननोन तो दिख रहा है ना। जब ऐसे टक्कर वक्कर होती तो कब लगाया टॉर्क? जो काम आज तक नहीं किया वो आज कैसे करेंगे? हम्म, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए मैं आपको इसके बारे में सारी बातें बताता हूं। देखो आप इधर ध्यान से, कि जब टक्कर होगी ड्यूरिंग कोलिजन, ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन का अपन समझ रहे हैं कि क्या होगा। ड्यूरिंग द कोलिजन इसने इसको टक्कर मारी इधर, इसने इसको टक्कर मारी इधर, ये जो नॉर्मल फोर्सेज आए वो कैसे आए? इनफाइनाइट, मतलब इंपल्सिव फोर्सेज आए। इसने इसको इधर टक्कर मारी, इसने इसको इधर टक्कर मारी, ये इस बार कहीं हिंज नहीं है, तो हिंज पर कोई इंपल्स नहीं है, हिंज है ही नहीं ना, इंपल्स कहां से आएगा? एम जी अंदर लग रहा होगा, नॉर्मल बाहर आ रहा होगा, पर वो इंपल्सिव नहीं होंगे, वो नॉर्मल फोर्सेज होंगे। तो जैसी टेबल हमने एक बार वहां बनाई थी फिक्स्ड एक्सिस में, वैसे हम बनाते हैं। एक में हम बॉल सिस्टम लेते हैं, एक बार रॉड सिस्टम लेते हैं, एक बार बॉल प्लस रॉड सिस्टम लेते हैं, एक बार हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में सोचेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में सोचेंगे। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या जीरो होना चाहिए? टॉर्क। पर किसके अबाउट ये भी सोचना पड़ेगा, तो अभी सोचेंगे, जब सोचेंगे अभी लीनियर के बारे में सोचते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अकेले बॉल के लिए, अगर अकेली बॉल को मैं देखूंगा तो इस पर तो नेट फोर्स रख रहा है, तो नहीं कर सकते। अकेली रॉड को देखूंगा फिर नेट फोर्स लगना, नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस बार मैं बॉल प्लस रॉड का एक कंबाइंड सिस्टम बनाऊंगा
तो ये नॉर्मली इस इम्पल्स को इम्पल्स काट लेगा, और कोई लग नहीं रहा है। लग तो रहे हैं, mg नॉर्मल लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक तो डायरेक्शन भी अलग हो गई। दूसरा, वो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस हैं, ड्यूरिंग द कोलिजन हम उनके इम्पल्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं और मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा, इस बार लग जाएगा, फिक्स्ड एक्सिस में नहीं लग रहा था। बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो बोले सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने से पहले तो आपको एक ऐसी एक्सिस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसके अबाउट आप इसके टॉर्क को जीरो कर सकें। तो आप लाखों करोड़ों पॉइंट ऐसे ढूंढ सकते हो, हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां से डिस्टेंस डिस्टेंस लिखना हमारे लिए आसान रहे। ये हमारे ऊपर है। तो मैं इस केस में अबाउट सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेता करके देखता हूँ। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके अबाउट में टॉर्क वगैरह लिखूंगा, ठीक है। तो अकेले बॉल के लिए अगर मैं देखूंगा तो क्या नॉर्मल का टॉर्क आ जाएगा, आ जाएगा। इंपल्सिव फोर्स ही तो है, तो L/2 × N आएगा, तो नहीं लगा सकते। अकेली रॉड के लिए देखूंगा तो L/2 × N, इसके लिए किधर था क्लॉकवाइज, इसके लिए किधर था एंटी क्लॉकवाइज, नहीं लगा। लेकिन अगर मैं कंबाइन सिस्टम लूंगा तो इसके ऊपर भी टॉर्क आएगा, इसके ऊपर भी टॉर्क आएगा, लेकिन एक का टॉर्क आएगा L/2 N एंटी क्लॉकवाइज, एक का आएगा L/2 N क्लॉकवाइज, दोनों के टॉर्क एक दूसरे को मार डालेंगे और हम कह देंगे कि नेट टॉर्क हो गया जीरो। और हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा पाएंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल अबाउट सेंटर ऑफ मास से लगा पाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो, उनमें से एक है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। समझ में आई के बाद? अब कहानी करते हैं आगे की। तो क्या कर रहे हैं, पहले डायग्राम बना ले रहे हैं। इनिशियल डायग्राम, टक्कर हो गई। फाइनल डायग्राम। इनिशियली क्या है डायग्राम, ये तो रेस्ट पर है, मास इसका m2 है, स्पीड इसकी u है, ये रेस्ट पर है। टक्कर लग गई, टक्कर लगी तो इसके पास एक वेलोसिटी आ गई, मान लीजिए v1, नीचे से टक्कर लगी तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई ओमेगा 1, और इसके पास वेलोसिटी मान लेते हैं आ गई v आगे की तरफ। सही है क्या? सबसे पहले सबसे कठिन वाली इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियल m2 u, रॉड के लिए जीरो, बाद में m2v, ये तो बॉल के लिए। रॉड के लिए क्या होगी, m टोटल इंटू v सेंटर ऑफ मास, m1v1। देखो इतनी कठिन। अब सरल वाली आपके लिए। अब आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखनी है और ई की इक्वेशन लिखनी है। अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट किसके लिखनी है, COM के। बोले सर इसी के आउट लिख सकते हैं क्या, और कुछ एक्सिस आउट नहीं लिख सकते हो ना? सेंटर मास के आउट हमने चेक कर लिया कि टॉर्क जीरो आ रहा है, तो सेंटर मास के आउट तो लिख ही सकते हो, बाकी और ढूंढ लेना अपनी खुद की और लिखना। बोले सर अगर यहाँ मान लेता कि मैं पॉइंट ए यहाँ, तो इसके अबाउट भी तो टॉर्क जीरो आ रहा है। हाँ आ रहा है, लिख सकते हो हाँ। आंसर सेम आएंगे हाँ, घर पे करके देखना। ये लिख के देखो अभी। आपको लिखना है LI इनिशियल, L फाइनल। अभी अभी आपको लिखना सिखाया ना, एंगुलर मोमेंटम लिखना सिखाया ना, किसके लिए लिखना सिखाया? CTRM के लिए। बॉल CTRM कर रही है क्या? नहीं, बॉल तो पॉइंट मास है। तो पॉइंट मास के लिए पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगाना। क्या होता है पॉइंट मास के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? MR×V, तीसरा नंबर का फॉर्म। और रॉड के लिए क्या लिखोगे, MR×V प्लस ICOM ओमेगा वेक्टर, पांचवा। करो लिखो। इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बस इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करने वाला अगला दूंगा। फिर ई की इक्वेशन भी लगानी लिखनी है, तो वो भी देखेंगे क्या है। तो COM के अबाउट लिख रहा हूं, तो COM से लेंथ कितनी आएगी, L/2। तो M2 L/2 इंटू यू, रॉड है मतलब जो भी आर वेक्टर रहेगा वो नीचे रहेगा, वेलोसिटी ऐसे रहेगी तो बाहर आएगा के क्या, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे के कैप, पर मन में याद रख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब जो जो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे उन सबको मैं पॉजिटिव ले लूंगा, अगर कोई अगर क्लॉकवाइज आ गया तो उसको नेगेटिव ले लूंगा। रॉड के लिए तो इनिशियली क्या लिख सकते हैं, जीरो। बाद में वापस से बॉल के लिए, मास कितना है M2, लेंथ L/2 इंटू वी, और इसके लिए भी डायरेक्शन एक है, मतलब पॉजिटिव। प्लस अब आती है रॉड के लिए, रॉड के लिए पूरा लिखना पड़ेगा CTRM वाला, ठीक है। तो लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मजे की बात, सेंटर ऑफ मास के अगर CTRM का लिखते हैं तो एक टर्म तो जीरो हो ही जाती है, MR×V1, अरे हो जाती है ना।
और दूसरी टर्म क्या बचती है, आई सेंटर ऑफ मास, एम एल स्क्वायर बाय 12, ओमेगा मैंने किधर माना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका भी कितना आ गया, पॉजिटिव में गया। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। सही बन गई क्या, अरे हाँ की ना। और तीसरी पे आता है अब ई की इक्वेशन, ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये किधर लगानी है अपन को, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बताइए, ई की जगह तो ई लिख देता हूं क्योंकि ई की वैल्यू ई ही दे रखी है। कौन बताएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखते हैं, सही बता देना। देखो, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, अरे है कि नहीं है, तो आपको रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। बोले सर पॉइंट की वेलोसिटी, ये तो शायद आपने वेलोसिटी प्रोफाइल में लिखना सिखाया था। हाँ, तो कैसे लिखते हैं, V1 आगे है तो V1 आगे आ गई सेंटर ऑफ मास, और ओमेगा ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो इधर की साइड ही आ जाएगी Ω1L/2। ये रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, क्योंकि CTRM में हर पॉइंट की वेलोसिटी जाने का क्या रहती है, और वो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का समेशन होती है। तो हम लिखेंगे V1 प्लस Ω1L/2, ये तो हो गई दूर जाने वाली, तो प्लस में लिख दी, और माइनस बी डिवाइडेड बाय, इस तरीके से आपका थर्ड इक्वेशन भी आ गया। क्या हो गया, अरे आ गई की थर्ड इक्वेशन। अब देखो एक बात बताओ, ये कोलिजन कोई सा भी हो, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या चेंज होएगा, ई ही तो चेंज होएगा। अरे हाँ कि ना, और क्या चेंज हो सकता है, जो ई आए वो रख देना, जो दे रखा हो वो रख देना। अगर बोला है परफेक्टली इन इलास्टिक है तो जीरो रखना, परफेक्टली इलास्टिक है तो वन रखना, और कुछ है तो कुछ और रखना। और क्या चेंज हो सकता है, कि सर रॉड जो है ऊपर टकरा रही है, तो टकराने तो L/4 ऊपर टकरा रही है ना, तो आप देख लोगे यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज होंगी, एल वेल चेंज हो जाएंगे, आर वेक्टर चेंज हो जाएगा, अरे कुछ और क्या हो जाएगा। पर कई बार सवालों में ऐसा दिया रहता है कि ये बॉल रॉड से टकराने के बाद चिपक गई, तो ये कौन सा कोलिजन हुआ, नहीं हुआ, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ। चिपकना अलग है, परफेक्टली इनइलास्टिक अलग है। परफेक्टली इनइलास्टिक मैंने कभी भी चिपकने को नहीं बोला, समझ में आ रही बात, मैंने नहीं बोला। जब दो तीन पार्टिकल चिपक के एक बनते हैं तो मैंने उसको बोला हमेशा बम की फूटने की रिवर्स प्रोसेस है, और उसमें हमेशा हमने नेट मोमेंटम कंजर्व किया है। कोलिजन में हमेशा हम लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं, चिपकने वाले केस में ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, बोले फिर क्या चेंज आएंगे, सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, जब बॉल, देखो आपको पहले समझाता हूँ कि अंतर क्या है। ये ढक्कन इससे टकराया और चिपक गया, तो अब जैसे रॉड घूमेगी तो वैसे ढक्कन भी जा रहा है, रॉड ऊपर जा रही है तो ढक्कन भी ऊपर जा रहा है, समझ में आई बात। और परफेक्टली इनलास्टिक का मतलब क्या होता है, ई बराबर जीरो का मतलब क्या होता है, कि टकराया, टकराने के जस्ट बाद लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उसका मतलब चिपकना नहीं होता है। लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन वेलोसिटी सेम होगी, मतलब टकराने के जस्ट बाद दोनों की आगे की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो रॉड तो ऊपर निकल जाएगी और वो आगे जाएगी, तो ये चिपका कहाँ, ये तो हुआ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक, ई बराबर जीरो डाल के आप यही कर लूंगे। लेकिन अगर बाई चांस बोल दिया चिपक गया, तो भाई साहब फैलेगा रायता, क्योंकि जैसे ये चिपकेगा ना, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, और हमारा पूरा काम ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रहा है, हर चीज अपन ICOM YCOM सब कुछ, अरे हाँ की ना, गए काम से, उसमें आता है मजा। लेकिन किताबों में पता नहीं क्यों ऐसे लिखा रहता है, ये जाके इससे चिपक गई और ई बराबर जीरो डाल के सॉल्व कर दिया, पर वो गलत है। चिपकने की अगर बात कह दी तो फिर करने का तरीका अलग हो जाएगा। ई बराबर जीरो बोला है, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन बोला है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ई बराबर जीरो रखना है, ये वाला टर्म जाके जीरो हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएंगे टकराने के बाद, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, रॉड घूम जाएगी और वो आगे चला जाएगा। और चिपकने का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ही बदल जाएगा, फिर आपको नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है क्या, ठीक है, तो करेंगे, या कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, कभी तो करेंगे।